नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आपने पिछले लेक्चर में मुग़ल काल के बारे में जितने भी शासक थे उनके बारे में सभी की पढ़ लिया था। सबकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी सभी शासकों के बारे में वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दी थी। उससे के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उसमें कवर कर लिए हैं, जहाँ जहाँ से मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं और एनसीईआरटी से भी और भी सब जगह से मिला के उससे सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं मैंने मैक्सिमम। आज के इस लेक्चर में हम मुग़ल कालीन प्रशासन व्यवस्था, संस्कृति, लगान व्यवस्था और उसके बाद में वहाँ की कला, संस्कृति, इमारतें, रचनाएं, इन सब के बारे में हम जानेंगे कि हाँ कौन कौन सी ये सारी चीज़ें थी। इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जितनी भी एक एक चीज़ बताएंगे हम कि कौन से किसको क्या कहा जाता था, कौन से अधिकारी को क्या बोलते थे, इन सब से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप देखेंगे कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पेपर देख लीजिएगा, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और जो भी इसमें बताई गई चीज़ें उसमें आप देखिएगा मैक्सिमम आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए होंगे। इसलिए इसको लेक्चर को ज़रा सा भी मिस ना करिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपको एक एग्ज़ाम पेट के लिए नहीं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसका फ़ायदा होगा, हमेशा फ़ायदा होगा अगर आपने इसको एक बार अच्छे से देख लिया। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो और आपके साथ में उनकी भी नौकरी लग जाए, साथ में आपको और भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं आज का हम मुग़ल काल का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे मुग़ल कालीन संस्कृति, प्रशासन, इन सब के बारे में। मैं जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देख रखा है, इसका पहला पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो पहला पार्ट ज़रूर देख लें। उसके बाद इसको देखें तो उनका कंप्लीट जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं वो सभी चीज़ें उनकी कवर हो जाएंगी। मुग़ल कालीन प्रशासन एवं संस्कृति के बारे में जानते हैं हम। मुग़ल कालीन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का गठन अकबर ने किया। मुग़ल शासन प्रणाली वंशानुगत परंपरा पर और नौकरशाही पद्धति पर आधारित थी। इस प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय शासन के अलावा प्रांतीय शासन भी होता था और स्थानीय शासन की भी व्यवस्था थी। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किसने किया था? अकबर ने किया था। फिर आगे आता है सुल्तान के बारे में जानते हैं। सुल्तान कौन था? मुग़ल सल्तनत का प्रमुख सुल्तान कहलाता था। ये बताया था आपको कि इसमें जो है सुल्तान कहलाते थे ये लोग अपने आप को। फिर उसके बाद यही कार्यपालिका के सभी प्रमुख कार्य यही करता था। कौन? सुल्तान करता था। कार्यपालिका के सभी प्रमुख कार्य करता था। वह सर्वोच्च प्रशासन और न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता था और सेना का सर्वोच्च सेनापति भी सुल्तान ही होता था। ठीक, ये सारी चीज़ें, ये पद मेन जो है वो सुल्तान के पास ही होते थे। ये सारी चीज़ें आपसे भी ये भी पूछी जाती हैं। फिर आगे जानते हैं, देखिए सब अलग अलग भाग में बटा हुआ था। जैसे आजकल है आपका केंद्र है, फिर राज्य होता है, फिर उसके बाद में गांव का प्रशासन होता है, सब होता है। उसी तरीके से ज़िले का प्रशासन, नगर निगम, सब चीज़ के बारे में जानते हैं आप। उसी तरह से ही उस टाइम पे वही था। कैसे था क्या जानते हैं? सबसे पहले आता था सबसे ऊपर केंद्र का शासन। केंद्रीय शासन व्यवस्था का संचालन कई प्रमुख मंत्रियों द्वारा किया जाता था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी आते थे। कौन कौन से अधिकारी थे उनके बारे में जानते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि मुग़ल काल में कोई भी चीज़ दे दिया, जैसे कि ये वकील मुतलक, ये कौन सा अधिकारी होता था, इसका क्या काम होता था, या फिर उन्होंने बता दिया कि इस काम को करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। कोई भी काम बोल दिया, जैसे कि वकील मुतलक कौन होता था। यह पद सम्राट के जस्ट बाद में दूसरा सबसे प्रमुख पद होता था। दूसरा प्रमुख पद कौन करता था? सम्राट करता था इसकी नियुक्ति। फिर उसके बाद में इस पद को अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? 1564 में अकबर ने इस पद को बनाया था। सबसे पहला इस पद पे रखे जाने वाला जो इंसान था वो थे मुनीम खां। मुनीम खां सबसे पहले इस पद पर रखे गए थे, पहला वकील था। वकील, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दी। फिर उसके बाद अगले आता है दीवान आला। दीवान आला को वजीर भी कहा जाता है। वजीर, दीवान आला वजीर का क्या काम होता था? यह वित्त विभाग का प्रधान होता था। वित्त विभाग का प्रधान होता था ये। और
राज्य के राजस्व और वित्त पर नियंत्रण होता है। जब वित्त विभाग का प्रमुख होगा तो इसका काम भी आप इससे नाम से ही समझ गए कि राजस्व और वित्त पर नियंत्रण इसका काम। वेतन भत्तों की निगरानी आदि का कार्य यही करता था। वेतन भत्ते का काम भी यही देखता था। फिर उसके बाद में अगला आता है अधिकारी क्या होता था, सद्र उस सुदूर। इसका क्या काम होता था, इसे एक और इसका नाम होता था सद्र ए जहां। ये भी इसका एक नाम है। इसको ये भी कहते थे, ये धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। धार्मिक मामलों का प्रधान। ठीक, ये हो गया आपका। यह सरयुगल लगानहीन भूमि का निरीक्षण भी करता था। जिन भूमि पर लगान नहीं लगता था उन भूमियों का यह निरीक्षण भी करता था। क्या, सयूरगल इसको कहते थे, लगानहीन भूमि को बोला जाता था सयूरगल। अभी ये चीज़ आगे भी हम एक बार आपको बताएंगे। भूमि, ठीक, ये हो गया। और कभी कभी सद्र को न्याय विभाग का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक, ये चीज़ हो गई, ये न्याय विभाग का कभी कभी काम करता था। तो ये चीज़ नहीं मेन पूछी जाएगी, मेन चीज़ें जो है वही पूछी जाएंगी, इतना डीपली इसमें नहीं पूछा जाएगा कभी भी। फिर मीर बख्शी, यह सेना विभाग का अध्यक्ष होता था। सेना विभाग का अध्यक्ष। फिर उसके बाद में मनसबदारों और सैनिकों को वेतन का भुगतान भी करता था यही। जब सेना विभाग का अध्यक्ष हो गया तो सेना का भुगतान भी यही करता था, भुगतान। फिर अगला आता है खान ए सामान। इसको मीर सामान भी कहते थे, मीर सामान भी कहा जाता था। यह राज दरबार में काम आने वाली सभी वस्तुओं की आपूर्ति करता था, कि जो जो चीज़ की आपूर्ति की ज़रूरत है, जिस वस्तुओं की आपूर्ति के लिए होता था ये हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं कौन आता है। आगे आता है काजी उल कुंजाम। इसके क्या होता था, यह न्याय विभाग का प्रधान होता था ये। फिर अगला दीवान अखबारात, यह सूचनाओं को सम्राट तक पहुंचाता था। सूचनाओं को सम्राट तक पहुंचाने का काम इनका रहता था, पहुंचाता था। और औरंगजेब जब आया तो उसने अपने शासनकाल में इसको ख़त्म कर दिया था। औरंगजेब ने इस पद को ख़त्म किया। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद में समाप्त कर दिया था इसको। फिर मीर आतिश आते हैं। अब आतिश से आप नाम समझ गए होंगे इनका क्या काम होगा। ये शाही तोपखाने का प्रधान होते थे, शाही तोपखाने के प्रधान। फिर उसके बाद में इनको दरोगा ए तोपखाना भी बोला जाता था। मीर मुंशी के बारे में जानते हैं, ये शाही पत्रों को लिखता था। मुंशी के नाम से आप जान रहे होंगे कि इसका क्या काम होगा, तो यह शाही पत्रों को लिखता था। फिर उसके बाद दरोगा एक टकसाल के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि मुद्रा से संबंधित है, तो ये टकसाल एवं मुद्राओं का प्रमुख होता था, मुद्राओं का प्रमुख। फिर उसके बाद में मीर बहर किसको कहते थे, ये जलमार्गों तथा छोटे जहाज़ों का निरीक्षण करता था और चुंगी आदि की देख रेख करता था। जलमार्गों और छोटे जहाज का निरीक्षण करता था। फिर आगे देखते हैं दरोगा ए डाक चौकी। इसका क्या काम था, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। फिर आगे देखते हैं आखिरी था, यह था मुतासिब। इसका क्या काम था, यह जनता के नैतिक मूल्यों का निरीक्षण करता था, जनता के नैतिक मूल्यों का निरीक्षण। ठीक, ये हो गया आपका। ये इंपॉर्टेंट जितने केंद्र से संबंधित थे वो सारे आपको मैंने बता दिए। फिर आता है प्रांत का शासन। प्रांत के शासन में क्या होता था, साम्राज्य को प्रांतों में फिर बांटा जाता था। जैसे देश में पूरा देश हो गया फिर राज्य में बटा होता है, वैसे ही यहाँ पे भी राज्य जो है वो फिर प्रांतों में बटा होता था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। जो प्रांत होते थे उनको सूबा कहा जाता था।
प्रांत। प्रांत को सूबा बोलते थे। सूबा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी इकाई होती थी। जैसे सबसे बड़ा होता है देश, फिर उसके बाद उसके राज्य होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी इकाई ये हो गई। फिर अकबर के प्रारंभिक समय में सूबों की संख्या कितनी थी, ये पूछा गया है आपसे। अकबर के समय में प्रारंभ में 12 थी सूबों की संख्या। फिर 1602 ईस्वी में ये हो गई 15। फिर उसके बाद औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या, ये भी एक बार पूछा गया है। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या थी 21। ये हो गया आपका। प्रांतों का शासन चलाने वाले अधिकारी, जैसे केंद्र में बताया वैसे ही ये थे। प्रांतों में चलाने वाले 4 अधिकारी होते थे। क्या होता था, सूबेदार होता था, ये प्रांत का प्रमुख होता था। जैसे वहाँ सम्राट था, वैसे ही यहाँ पर प्रांत का प्रमुख अधिकारी। फिर दीवान ए सूबा, इसको प्रांतीय दीवान भी कहते थे। ये वित्तीय मामले देखेगा। जैसे वहाँ गवर्नमेंट चल रही है सेंट्रल वाली, फिर स्टेट वाली, वैसे ही ये वित्तीय मामले देख लेगा। मामले के लिए हो गया। फिर प्रांतीय बख्शी को कहा जाता था। ये मनसबदारों की देखरेख, सैनिकों की भर्ती और उनका वेतन निर्धारण, ये सब काम करता था। मनसबदारों की देखरेख, दारों की देखरेख और सैनिकों से संबंधित काम जितना भी होगा वो सब यही करेगा। फिर आगे आता है सद्र। ये क्या होता था, ये धार्मिक, ये भी काम करता था। धार्मिक एवं न्याय विभाग का प्रमुख है ये। किस लेवल पे, ये हो गया प्रांत के लेवल पे विभाग प्रमुख। इसके अलावा यहाँ पर पद नवीस, कोतवाल, ये सब और छोटे छोटे पद और भी होते थे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा पूछे नहीं जाते थे, उसको नहीं बताया आपको। फिर ज़िले के शासन से संबंधित होते हैं कौन कौन से। मुगल काल में सूबों के बाद में सरकार को ज़िलों में भी विभाजित किया जाता था। ज़िला या सरकार को प्रशासन देखने के लिए कौन कौन से अधिकारी हुए, ये हैं अधिकारी देख लीजिए। एक फौजदार होता था, फौजदार इस ज़िले का प्रमुख हो गया, प्रमुख ज़िले लेवल पर। फिर उसके बाद अमल गुजार, यह वित्तीय मामले देखेगा। सब जगह तो कर वसूला जा रहा है, तो फिर ये वित्तीय मामले देख लेगा। फिर उसके बाद में कोतवाल और लगान भी वसूल यही करेगा, लगान। फिर कोतवाल, इसका कार्य अपराधियों को दंडित करना होगा, क्योंकि कहीं पे भी अपराध हो सकते हैं। अपराधियों को दंडित करना, ये इनका काम हो गया। फिर आगे देखते हैं, आगे आता है परगना। परगने का शासन, परगने स्तर पर शासन चलाने के लिए कई पदाधिकारी होते थे, ये और छोटा हो गया। इसमें सिकदार होते थे, ये परगने का प्रमुख हो गया, परगने का प्रमुख। फिर अमिल या फिर इसको मुसिब भी बोलते हैं, ये लगान के लिए हो गया, लगान निर्धारण। फिर फोत होगा, यहाँ पर पोत नहीं होगा। फोतदार, ये आय को इकट्ठा करने का काम होता था, आय इकट्ठा, ये इनका काम हो गया। फिर कानूनगो का काम क्या होगा, इनका भूमि की नाप जोख। अभी भी पद निकलता है आपका कानूनगो का, लेखपाल से ऊपर प्रमोशन जो होता है उसमें कानूनगो होता है, लेखपाल के ऊपर बाद में होता है, इसकी पोस्ट भी अलग से निकलती है। फिर काजी क्या होता है, काजी मुकदमों का निपटारा करता था, मुकदमों का निपटारा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है आपको। इसी तरह आगे इसके बाद में लेखपाल की पूरी क्लास स्टार्ट होगी रेगुलर, जिसमें आपको सारे पूरे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, और साथ में टेलीग्राम पे आपको उसके क्विज़ भी डेली का डेली मिलते रहेंगे, जिसमें आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आराम से आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर गाँव उससे छोटे लेवल पर आता था। गाँव का शासन किसके किसके बीच में होता था। गाँव में एक प्रधान होता था, प्रधान की नियुक्ति होती थी, और इसी में ही इसको प्रधान के अलावा इसको खुत भी बोला जाता था, खुत या चौधरी भी बोलते थे। बस यही देखता था, यही लगान वसूल करता था गांव पर, और शांति व्यवस्था आदि सबका काम जो है प्रधान ही करता था गांव लेवल पर। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि गांव में शासन में कौन काम करता था, तो प्रधान करता था। फिर देखते हैं आगे लगान की व्यवस्था। मुगल साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत लगान था। सभी जगह जहाँ तक ज़्यादातर जो लगान वसूल किया जाता है, किसी न किसी प्रकार का कर वसूल किया जाता है, तो लगान था। राजस्व प्रणाली का विकास मुख्य रूप से शेरशाह एवं अकबर ने किया था। राजस्व प्रणाली को किसने, अकबर और शेरशाह,
क्या चीज़ किया इन्होंने? राजस्व प्रणाली को विकसित किया, राजस्व प्रणाली। ठीक। मुगल काल में जब्ती राजस्व प्रणाली बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। लगान का निर्धारण कृषि योग्य भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। यहाँ पर बहुत तरह की कृषि होती थी। कौन कौन सी? जब्ती, नस्क और फिर बटाई, गल्ला, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस तरह के प्रकार के लगान वसूल किए जाते थे। फिर आगे राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे प्रमुख योगदान किसने दिया है? टोडरमल। ये पूछा जाता है आपसे। राजस्व सुधारने के लिए, व्यवस्था सुधारने का काम किसने किया है? टोडरमल ने। टोडरमल। पहले यह शेरशाह का और फिर बाद में जो है अकबर की सेवा की थी। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक, ये हो गया। अकबर ने शासक बनते ही शेरशाह की व्यवस्था में कई सुधार किए, जैसे भूमि की माप के लिए नए गज, इलाही गज का प्रयोग करने लगा। फिर लगान वसूली के लिए नए संवत का प्रयोग किया था इसने। कौन कौन सी? इलाही गज का इस्तेमाल किया, इलाही गज अकबर ने, और इलाही संवत का इस्तेमाल किया, संवत, और लगान वसूली के लिए। ठीक, ये चीज़ हो गई। उपज के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया, जो अभी हम आपको आगे बताएंगे। सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे हम आपको, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आईने दसहाला जान लीजिए क्या होता है। इस व्यवस्था को टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंजूर ने लागू किया था। दोनों लोगों ने, एक तो ये टोडरमल, दूसरा था ख्वाजा शाह मंजूर। इन दोनों ने लागू किया था। इसमें लगान को 10 वर्ष का आधार बनाकर वसूला जाता था। ये पूछा गया है आपसे एक बार क्वेश्चन, 10 वर्ष का आधार बनाकर वसूला जाता था। ठीक, ये हो गया। फिर मुगल काल में कृषकों को कृषि के कितने प्रकार थे? कृषकों को निम्न प्रकार में बांटा जाता था। कौन कौन से? यहाँ कृषि के प्रकार नहीं होगा, कृषकों के होगा। कृषकों, कृषि नहीं है, कृषकों के प्रकार हैं। कृषकों को 3 प्रकार में बांटा जाता था। कौन कौन से? मुजारियान, ये किराए पर ज़मीन पर खेती करते थे, किराए पर ज़मीन लेकर ज़मीन। फिर उसके बाद में खुद काश्त, ये किसान अपनी ज़मीन पे खेती करते थे, अपनी ज़मीन पे खेती करेंगे, अपनी खेती ज़मीन होती थी इनकी खुद की। फिर उसके बाद में पाही काश्त होते थे, ये दूसरे गांव में रहकर दूसरे गांव की ज़मीन ले लेते थे, उस पर खेती करते थे। दूसरे गांव में रहेंगे और दूसरे गांव की ज़मीन ले लेंगे, दूसरे गांव में रहकर दूसरे गांव की ज़मीन, दूसरे गांव की ज़मीन ले लेंगे ये लोग। ठीक, उनको पाही काश्त कहा जाता था। फिर मुगल काल में भूमि को निम्न प्रकार से बांटा जाता था। कौन कौन से थे? पोलज होता था, प्रतिवर्ष खेती वाली ज़मीन होती थी, प्रतिवर्ष खेती की ज़मीन। फिर उसके बाद में परती होती थी, परती 1 वर्ष के अंतराल पर जिस पर खेती होती थी, 1 वर्ष के अंतराल पर। कोई भी चीज़ आपकी इसमें छूटेगी नहीं। अब इसको लेक्चर आपको पूरा देखना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। इस तरह से नहीं कि आप थोड़ा सा देख लिए, काम चल गया, अब हो गया ख़त्म, अब हम कहीं और से देख लेंगे, कुछ कर लेंगे। कहीं पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, जिसका पूरा सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी आपकी कंप्लीट होंगी। यहाँ से पढ़िए, उसके बाद कोई बुक पढ़िए उठा के, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इधर देखेंगे उधर देखेंगे, उससे चीज़ का आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए पूरा कंप्लीट देखिए, उसके बाद बुक पढ़िए और उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपका वो चैप्टर, वो टॉपिक आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, सब चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी। जानते हैं फिर चाचर किसको कहते हैं? 2 से 4 वर्ष के अंतराल पर जिस पे खेती होती थी, 2 से 4 वर्ष के अंतराल पर। फिर बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं होती थी, ये तो सबको जानते हैं, ये खेती योग्य नहीं है, योग्य भूमि नहीं। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। लगान वसूली के आधार पर भूमि को बांटा जाता था, उनको क्या क्या है? जागीर, ये मनसबदारों के नियंत्रण में जो ज़मीन होती थी उसको कहते थे मनसबदारों के नियंत्रण में हो गई। फिर खालसा, यह केंद्र के नियंत्रण वाली ज़मीन होती थी, नियंत्रण वाली ज़मीन। फिर उसके बाद पैबाकी, यह जो है
केंद्र के नियंत्रण की होती थी, लेकिन इस पे जागीरदार लगान वसूल करते थे। जागीरदार लगान वसूलते थे। होती केंद्र के अंदर में ही थी ये ज़मीन ये भी। फिर मदद मास किसी व्यक्ति या संस्था को दान के रूप में दे दी जाती थी, उसको दान के रूप में दी गई ज़मीन। ठीक, ये हो गई आपकी सारी ज़मीनें। अब ये मुग़ल काल की मुद्राएं, ये तो बहुत बार पूछा गया है। अब मुग़ल काल में व्यापार एवं वाणिज्य काफ़ी विकसित था। देसी और विदेशी दोनों प्रकार के यहाँ पर व्यापार होते थे। यहाँ पर वैश्य, मारवाड़ी, बंजारा आदि लोग व्यापार करते थे। गोवा, चटगांव, कोचीन, सूरत, बड़ौच, आगरा, बनारस, मालवा, इन सब जगह, सोमनाथ, ये सब व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। जो चीज़ें आपको हमसे बोलते भी हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें लिखें, तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें भी पता चल जाएंगी। मुग़ल काल में हुंडी का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, ये है। ठीक, ये मुद्रा है, ये भी। इसके अलावा कौन कौन सी मुद्राएं हैं? दमड़ी कौन सी होती थी? सोने की मुहर एवं तांबे के दाम काफ़ी प्रचलित थे। 3 दाम की कीमत के सिक्के को दमड़ी कहा जाता था। 3 दाम के सिक्के को दमड़ी कहते थे। फिर उसके बाद में संसब किसको कहते थे? सोने के एक सबसे बड़े सिक्के को कहा जाता था। सोने के सबसे बड़े सिक्के, ये कहीं भी एग्ज़ाम देखिएगा, ये सब चीज़ में कहीं ना कहीं से पूछी ही जाती हैं। फिर इलाही सोने का ये भी एक सिक्का होता था, लेकिन ये सबसे बड़ा सिक्का होता था, ये उससे छोटा होता था। सोने का सिक्का ये भी है। फिर उसके बाद चांदी का सिक्का होता था, रुपया। चांदी का सिक्का, इसको ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी गई, एसएससी में भी। और ये जो चीज़ बता रहे हैं, इसकी तौल कितनी होती थी? 172.5 ग्रेन इसकी तौल होती थी, ये पूछा गया है। और इसके बाद में अकबर ने एक चौकोर मुद्रा चलाई थी, ये चौकोर मुद्रा थी। इसका नाम क्या था? जलाली था, लेकिन ये लोगों ने पसंद नहीं किया था, बाद में बंद हो गई थी। फिर तांबे का सबसे छोटा सिक्का होता था, तांबे का सिक्का है ये, जिसको जीतल कहा जाता था। 25 जीतल 1 पैसे के बराबर होते थे उस समय। 25 जीतल बराबर 1 पैसे, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। ये और ये बहुत 2 बार 3 बार इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे चलते हैं, मनसबदारी प्रथा के बारे में जानते हैं। मुग़ल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ 1566 ईस्वी में अकबर ने किया था। ये चीज़ भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। इस प्रथा का उद्देश्य क्या था? सैन्य व्यवस्था को संगठित करना, सैन्य व्यवस्था के लिए हुआ था। ठीक, और इसमें मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। फिर मनसबदार सरकारी अधिकारी होते थे जो सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे। इस व्यवस्था में जात मनसबदार के ओहदे या मनसब का प्रतीक था, जबकि सवार शब्द का अर्थ उसके द्वारा रखे जाने वाले सैनिक और घोड़ों की संख्या थी। 2 शब्द आते हैं इसमें, एक जात मनसबदार के ओहदे का प्रतीक था। मनसबदार के ओहदे, पद का प्रतीक, ओहदे या मनसब का प्रतीक था। ठीक, फिर उसके बाद सवार कौन होते थे? इसके रखे जाने वाले घोड़ों या सैनिकों की संख्या से संबंधित था। जहांगीर ने इसमें दुअस्पा और सिंह अस्पा तथा शाहजहां ने महाना वेतन की प्रथा प्रारंभ की थी। किसने ये भी जान लीजिए। जहांगीर, कोई भी चीज़ इसीलिए हम नहीं छोड़ते कि अगर कोई चीज़ छूटी तो आपका 1 नंबर हो सकता है चला जाए, इसलिए हम एक एक चीज़ आपको बता देते हैं जो भी इम्पोर्टेंट कहीं भी कुछ भी पूछी गई है। और दूसरी थी सिंह अस्पा। फिर उसके बाद शाहजहां ने एक शुरू किया था, कौन सी? शाहजहां महाना वेतन, ये इसने स्टार्ट किया था। फिर मुग़ल कालीन के आगे पढ़ते हैं। मुग़ल कालीन में साहित्य एवं चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। मुग़ल काल में फ़ारसी राजभाषा थी। बीरबल के बारे में हमने आपको बताया ही था, कविराज थे, इनका नाम भी आपको बताया था हमने, सब चीज़ें डिटेल बताई थी। और
एक थे नरहरि को महापात्र की उपाधि दी गई थी, महापात्र की उपाधि अकबर ने। ठीक, दोनों लोगों को, ये कविराज की अकबर ने दी थी और इनको महापात्र की उपाधि अकबर ने दी थी। सूरदास भी थे, सूरदास अकबर के दरबारी कवि थे। ये पूछा जाता है, ये तो इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अकबर के दरबारी कवि, बारी कवि, इनको ये शब्द पूछा जाता है। आगरे के अंधे भाट कवि इनका नाम था, इनको ये भी बोला जाता था। आगरे के अंधे भाट कवि के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनके पिता थे कौन? रामदास। रामदास भी अकबर के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि, ये भी अकबर के ही थे, अकबर के। ठीक, ये हो गया। हिंदू साहित्य के मुस्लिम कवियों में रहीम खान खाना का नाम भी प्रसिद्ध है। वे तुलसीदास के ये मित्र थे, तुलसीदास के मित्र थे ये। दूसरे मुसलमान हिंदी कवि रसखान थे इन्हीं के साथ में। फिर उसके बाद में मधर्वाचार्य चंडी मंगल के लेखक एवं प्रसिद्ध बंगाली कवि थे इसके साथ में ही। फिर 1526 के बाद प्रसिद्ध मलिक मोहम्मद जायसी, ये 1526 ईस्वी के बाद में इन्होंने रचना की थी। ये बहुत बार पूछा गया है। पद्मावत, पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा हुआ है पद्मावत। ये पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन है। कृष्ण भक्ति के मुख्य प्रवर्तक और वल्लभाचार्य के 8 प्रमुख अनुयायी थे, उनमें अष्टछाप उनको कहा जाता था। उनमें एक सूरदास सर्वश्रेष्ठ थे, इन्होंने सूर सागर लिखी थी, सूर सागर लिखी थी। अष्टछाप के बारे में भी पूछा गया है। ये प्रवर्तक वल्लभाचार्य के 8 प्रमुख अनुयायियों में एक थे। ठीक, और उसके बाद में आगे जानते हैं 84 वैष्णव की वार्ता विठलनाथ ने लिखी थी। ठीक, ये चीज़ हो गई। मुग़ल काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास जहांगीर के समय में हुआ। ख्वाजा अब्दुल समद को चित्रकारी विभाग का प्रमुख बनाया गया उस टाइम पर, और इन्हीं के यहाँ ही तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया तथा बादशाह नामा चित्रकारी से संबंधित है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकारों में हैरात का बिहजात तथा उसका शिष्य आगा मीराग भी थे। कौन? बिहजात भी अकबर के यहाँ थे, बिहजात। फिर और उसका शिष्य आगा मीरक, ये भी पूछा जा सकता है। ये दोनों किसके दरबार में थे? ये थे अकबर में, बादशाह। ठीक, फिर उसके बाद में शाहजहाँ के समय मुग़ल चित्रकारी में सोने का ज़्यादा प्रयोग होने लगा था। उस टाइम पर सोने का ज़्यादा प्रयोग हो गया। जहांगीर के समय चित्रों के सिर के पीछे आभा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया था कि पीछे आभा जरूर होनी चाहिए, देखा होगा आपने पीछे। और इस समय राजदरबार की महिलाओं, सामान्य जीवन तथा काल्पनिक चीज़ों के चित्र बनने लगे थे। फिर मुग़ल काल में ही शाहजहाँ के समय मुग़ल चित्रकारी जो थी उसमें सोने का प्रयोग हो रहा था। साथ में चित्रकार बिहजात को पूर्व का राफेल भी बोला जाता था। ये चीज़ें हो गई आपकी साथ में। ठीक, ये हो गई। अब देखते हैं मुग़ल काल के संगीत। अकबर एक अच्छा गायक था। अकबर ने हिंदू गायन लाल कलावत से सीखा था। ये चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन आपसे। अकबर ने अपने शासन तानसेन को कहाँ से बुलाया था? रीवा से बुलाया था। फिर तानसेन इस काल के सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं। मकरंद पांडे इनके पिता थे। स्वामी हरिदास भी तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु, ये गुरु थे। ठीक, तानसेन के बाद दूसरा प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे बाबा रामदास। ये दूसरे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ये बैरम खां के साथ में रहा करते थे। बैजू बावरा भी अत्यंत प्रसिद्ध संगीतकार थे। औरंगजेब संगीत का विरोधी था, लेकिन उसने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह एक कुशल वीणा वादक भी था औरंगजेब, लेकिन उसने संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगा दिया था। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है कि किसने राज दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वह औरंगजेब ने लगा दिया था। अब ये सारी चीज़ें आपकी
मुख्य मुख्य जो थी वो बता दिया। अब चित्रकार के बारे में जान लीजिए आप, बस थोड़ी सी चीज़ें आपकी बची हैं, फिर सारी चीज़ कंप्लीट जो जो इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ मैंने को करा दी हैं। हुमायूं के समय के चित्रकार बिहजात, पूर्व का राफेल कहा जाता था, अब्दुल समद सीरी कलम कहा जाता था, मधुक लेखनी की उपाधि मिली हुई थी, मीर सैयद अली। अकबर के समय के चित्रकार दसवंत, बसावन, केसु। ये सब चीज़ें आपको देखो ये बता देते हैं जिसमें आसानी से आपको याद हो जाए और इसमें सामने देख भी लें आपको। जहांगीर के समय के चित्रकार आगा रजा, ये हीरोत उपप्रवासी चित्रकार, आगरा में स्थापित नई चित्रशाला का प्रमुख था। फारूक बेग, दौलत, मनोहर, विचित्र और मंसूर। ठीक, ये सारे हो गए, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद में मुग़ल कालीन रचनाएं पूछी जाती हैं आपसे बहुत बार, तो इनको बड़ा कर लेते हैं, फिर बता देते हैं आपको एक एक चीज़ें। तुजूक ए बाबरी, बाबर ने लिखा, रचना लेखक बाबर। और फिर इसके बाद में अकबरनामा, अबुल फजल, तबकात अकबरी, निज़ामुद्दीन अकबर। ये देखिए इसमें अकबरनामा ये पूछा जाएगा आपसे, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर उसके बाद में ये हो गया, इसके बाद हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम बहुत बार पूछा गया है, हुमायूं की पुत्री थी। फिर आईने अकबरी पूछा गया है, अबुल फजल की रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद में आपसे तारीख़ हुमायूं ये भी पूछा गया है एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं तो इन बाकी जो बच रहे हैं उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा या वीडियो रोक को पढ़ लीजिएगा। ठीक, इनको वीडियो रोकिए इस टाइम और पढ़ लीजिए एक बार। फिर आगे देखते हैं ये सब, ये जो है फ़ारसी साहित्य कौन कौन से हैं। पातशाह नामा मोहम्मद वारिस ने, फिर यहाँ पर शाहजहाँ नामा इनायत खान ने लिखा हुआ है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट जो है ज़्यादा, फिर उसके बाद में ये सारे हमने इसीलिए बता दिए हैं। तारीख़ शाही एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, इसमें आप दारा सिको की ये वाली पूछी गई है, सफ़ीनात उल औलिया। ठीक, ये चीज़ें हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, इनको ऊपर करते हैं, देखते हैं हिंदी साहित्य उस टाइम पे कौन कौन से थे। ये देखिए कौन कौन से थे, ये पूछे गए। रामचरितमानस तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, प्रेम वाटिका रसखान, ये हिंदी में भी पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है आपसे। सुंदर संग्रह सुंदरदास, बारहमासा सुंदरदास, रसिक प्रिया केशवदास, रामचंद्रिका केशवदास। ठीक, और बड़ा कर दे रहे हैं चाहे तो आपको जिसमें अच्छे से दिखे, ये सब बहुत पूछी जाती हैं। इसलिए पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, कविता रत्नाकर, सेनापति, ये हिंदी में भी पूछी जा सकती है, यहाँ पे भी पूछी जा सकती है। मधुमालता मंजन। फिर संस्कृत साहित्य उस टाइम के देख लेते हैं, इनको और ऊपर करें तो ये देखिए गंगाधर, जगन्नाथ पंडित, गंगा लहरी, जगन्नाथ पंडित, अकबर शाही, पद्म सुंदर, ये संस्कार दर्पण, पद्म सुंदर। ठीक, ये हो गया। फिर फ़ारसी अनुवादित रचनाएं देख लीजिए कौन कौन सी हैं। ये हैं तुजूक ए बाबरी, रामायण बदायूनी लेखक थे फ़ारसी अनुवादित। फिर उसके बाद में पंचतंत्र ये पूछा जाएगा आपसे, योग वशिष्ठ पूछा जाएगा, गीता पूछा जाएगा, लीलावती पूछा गया है आपसे। फिर महाभारत, ये जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन। अथर्ववेद भी एक बार पूछा गया है। ठीक, फिर आगे इमारतें इसके बारे में, ये तो बहुत बार पूछी जाती हैं, ये आपने बहुत सारे एग्जाम में देखी होंगी। बाबरकालीन इमारतें कौन कौन सी है। जामा मस्जिद पानीपत में है, काबुली बागी मस्जिद पानीपत में है, बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। आगरा की मस्जिद आगरा में है, संभल की मस्जिद संभल में है। हुमायूं कालीन इमारतें कौन कौन सी हैं। पुराना किला दिल्ली दीनपना यहीं है। फ़तेहाबाद की मस्जिद हिसार में है। शेर शाह कालीन इमारतें कौन सी हैं। सासाराम का मकबरा, और फिर उसके बाद चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है रोहतासगढ़ का किला। फिर उसके बाद किला है कुनमा। अकबरकालीन इमारतें, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आगरा का लाल किला आगरा में, जहांगीर महल, अकबरी महल, फतेहपुर सीकरी आगरा में है, पंचमहल ये कहाँ कहाँ है, ये सब है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी, इसे हवा महल भी कहा जाता है, पूछा जाता है बहुत बार। दीवान आम दीवान खास 50 बार पूछा गया है। जोधा भाई का महल भी पूछा गया है। तुर्की सुल्तान की कोठी नहीं पूछी गई है। बीरबल का महल पूछा गया है। सलीम चिश्ती का मकबरा पूछा गया है आपसे। बुलंद दरवाज़ा 50 बार पूछा गया है आपसे। फिर इस्लाम शाह का मकबरा नहीं पूछा गया। जामा मस्जिद बहुत बार पूछी गई है। फिर इलाहाबाद का किला। फिर उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, जहांगीर के कालीन इमारतें कौन कौन सी। अकबर का मकबरा सिकंदरा का आगरा में। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जहांगीर शाहजहाँ कालीन इमारतें दिल्ली में, जामा मस्जिद, लाल किला, दीवान खास,
फिर उसके बाद में दीवाने आम, ये सब पढ़िएगा, इसको आराम से रोक के वीडियो अच्छे से, जिसमें आपको सब चीज़ें आ जाएं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा होमवर्क आप भी लोग कर लिया करिए, सारा होमवर्क हम ही करा करते हैं। शाहजहाँकालीन इमारतें आगरा, आगरे के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया, ये चीज़ें। मोती मस्जिद पूछा गया क्वेश्चन है। फिर मच्छी भवन पूछा है, जामा मस्जिद, ये सारी चीज़ें पूछी। शीश महल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं। और ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है, पूछा ही गया है, इसका कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता भी होगा। शाहजहाँ काली लाहौर में लाहौर का किला, दीवाने आम, शाहपुर, शीश महल, औरंगजेब कालीन इमारतें, मोती मस्जिद, राबिया, ये सब पूछी गई हैं। चलिए आगे ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, एक बार कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। इस तरह से आपका मुग़ल काल कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे जो एक चैप्टर और बचा है, जिसमें हमारी प्राचीन इतिहास जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के दिन हैं कम बचे, आप बढ़िया से पूरी जी जान लगा दीजिए, जिसमें एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए और आपकी जल्द से जल्द आपकी अच्छी सी नौकरी लग जाए बिना ज़्यादा टाइम गवाए। आप मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा।